हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 12th ऑफ अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास आप पूरी देखना। जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे स्टार क्वेश्चंस कह लो या सुपर स्टार क्वेश्चंस कह लो, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने नोट्स में इनको जरूर जरूर शामिल करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज के। तो आज के 10 के 10 क्वेश्चंस देखो, और अगर आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ते हैं तो भाई इन क्वेश्चंस को एक तरह से टेस्ट लो और देखो 10 में से कितने नंबर आपके बनते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से ये क्वेरी करते रहते हैं कि सर हम ऐप पे तो चले जाते हैं लेकिन केवीएस पीआरटी का जो आपका कोर्स है उसको परचेज कैसे करें, उसमें एनरोल कैसे हो। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको द जोरावर क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपल सा नीचे आपको एक स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, स्टोर बना हुआ दिखाई देगा, ऐसे एक डब्बा होगा स्टोर पे, उस पर आप जाके क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवीएस पीआरटी का एक कोर्स आएगा जिसपे लिखा होगा 2999, ठीक है ना। उस पर क्लिक करके सिंपल सा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन अवेलेबल होगा, वहां से आप बाय नाउ कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि जो आपका कोर्स है वो 2999 का, लेकिन वहाँ पे तो कुछ 3077 कुछ लिखा हुआ आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ जो यहाँ पे 78 रुपीज़ होते हैं, ये होते हैं आपके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है ना। जो पेमेंट गेटवे आपका रेजर पे का है, ये उसके हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। आपका कोर्स हमारे लिए तो 2999 का, ये जो आप ऑनलाइन सेवा ले रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फ़ोन पे का हो गया कि आप फ़ोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, या आप कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर आप जो है नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। जो जितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ये सब रेजर पे उसके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस के होते हैं 78, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ही आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सुपरस्टार क्वेश्चन, और बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? Who has become the first country to withdraw from Tokyo Olympics 2021? एक तो आपको पता होगा कि जो टोक्यो जापान में जो ओलंपिक्स होना था ये होना था 2020 में, लेकिन ये कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया 2021। और 2021 में भी ये कब से कब तक होना है? मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ही कुछ बच्चे ऐसे हो, 95% ऐसे बच्चे होंगे कि जिसको डेट नहीं पता होगी कि टोक्यो में जो 2021 में ओलंपिक होना है उसकी डेट क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जुलाई 23 से ये आपका अगस्त 8 तक होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोविड फिर से बढ़ रहा है और उसकी सेकेंड और थर्ड वेव ऐसे बढ़ती चली जा रही है, तो इसको देखते हुए एक देश ने पहला देश बन गया जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 अपना नाम वापस ले लिया, और वो है आपका उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। जो ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा है कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फीना ने कहा है कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को भी रद्द कर दिया गया है। तो काले बादल मंडरा रहे हैं जो आपका 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक ओलंपिक होना है, जो कि रिशेड्यूल किया गया था 2020 से 2021 में, ठीक है ना। उस पे भी काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पहला ऐसा देश जिसने विड्रॉल कर लिया है ओलंपिक 2021 से, वो है आपका उत्तर कोरिया। और ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। ये भी स्टार क्वेश्चन है जी, मैं बता रहा हूं आज के 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? साइंटिस्ट हैव यूज्ड स्टेम सेल्स ऑफ विच एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स? और ये है मेंढक, फ्रॉग की स्टेम सेल्स का जो है प्रयोग किया जा रहा है नए लिविंग रोबोट बनाने में। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनबोट्स नाम दिया गया है। यहां पे नाम भी जेनोबोट्स जो है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनोबोट्स मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविश मेंढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेंढक है। देखिए, एक
एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे 4-5 आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहला मेंढक हो गया। जब आपसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिकों ने एक नए जीवित रोबोट को बनाने के लिए किसकी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है, मेंढकों की, पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो इन रोबोटों को क्या नाम दिया गया है, जेनोबोट्स, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब आता है जेनोबोट्स मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है किससे बने होते हैं, मेंढक की किस चीज से बने होते हैं, किस हिस्से से बने होते हैं उसके शरीर के, तो कोशिकाएं आंसर होगी। चौथा क्वेश्चन आता है उनको किस मेंढक के नाम पर रखा गया, उनका जो नाम है जेनोबोट्स वो किस मेंढक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, तो वो है आपके जेनोपोस लाविश। जेनोपोस लाविश कहां किस देश में पाए जाते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। 4-5 क्वेश्चंस आपके बैक टू बैक रेडी हो गए हैं इससे, और यहां से किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है, ये भी स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैड अलाउड प्राइवेट सेक्टर, यहां ध्यान देने वाली बात है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू पार्टनर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल सिस्टम। मिसाइल आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक देश के लिए मिसाइल्स बनाना, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसका आंसर है आपका डीआरडीओ, जो मिसाइल्स के, इंडिया मिसाइल्स के लिए काम करता है, उन्होंने इजाजत दे दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दे दी है। यह घोषणा विकास एवं उत्पादन भागीदारी कार्यक्रम के तहत की गई। भाई 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वी आर डिफरेंट, द जोरावर क्लासेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। और इसीलिए मैं साथ साथ में कहता हूं, देखो तैयारी आपको करनी है। अब तैयारी आप चाहे खुद करें या हमारे साथ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तैयारी आप खुद करें या हमारे साथ करें, आप पे डिपेंड करता है। बच्चे जो है ऑफलाइन कोचिंग 20-20 हजार रुपए की भी लेते हैं, ठीक है, 20-20 हजार रुपए की भी कोचिंग लेते हैं बच्चे। आपको सबको पता है कि जब ऑफलाइन कोचिंग होती है 20 हजार से कम की नहीं होती है। हम आपको सिर्फ उससे बेस्ट कंटेंट बता रहा हूं, आपको 2999 में ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट कंटेंट, अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। किस चीज के लिए, KVS PRT के लिए। और ये मैं नहीं कहता, ये आप लोगों ने कहा है। ये पहले मैं कभी नहीं कहता था कि हम बेस्ट कर रहे हैं, मैं कहता था वी आर वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अब बेस्ट इसलिए बोलने लगा हूं क्योंकि मेरे को 500 बच्चों के फीडबैक आ चुके हैं, जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं। 500 बच्चे हो चुके हैं भाई साहब एनरोल अभी तक, ठीक है। और जिस दिन वैकेंसी आएंगी मुझे पता है डबल ट्रिपल ये 2000 बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे वो 2 से 3 महीने के अंदर वो मजा नहीं है जो अभी एनरोल होकर तैयारी करने में है। इसमें आप पीछे रह जाओगे, मुझे पता है ये होगा। जिस दिन वैकेंसी आएंगी भरमार आएगी एकदम से बच्चों की, लेकिन उस टाइम पे फायदा ज्यादा नहीं होगा आप लोगों को, फायदा आपको आज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। और ये उन डेट्स में जो डेट्स चल रही थी उसमें रह गया था, इसलिए मैंने अभी इंक्लूड किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसका आंसर है आपका 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को जो है हम इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेशन डे मनाते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है जी। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मानव अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो भाई कब स्टार्ट हुआ था, 1966 में। किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की एक महासभा ने डिसीजन लिया था कि हर वर्ष पूरी दुनिया में 21 मार्च को हम लोग क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के लिए पुरुषों उम्मीदवारों को 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। Which of the following state government has announced relaxation for 5 years of the male candidates of EWS category and 10 years for the female candidates in government job?
अब ये एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि मर्दों को, पुरुषों को 5 वर्ष, मान के चलो कि जर्नल की अगर 35 है तो ईडब्ल्यूएस वाले जो होंगे वो 35 वर्ष तक दे सकते हैं। मान के चलो कि जर्नल की 30 वर्ष है महिलाओं की भी, तो महिलाएं 40 वर्ष तक अगर वो ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हैं तो 40 वर्षों तक गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। गहलोत सरकार ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, 5 के 5 स्टार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? Which of the following country has imposed a temporary ban on travelers coming from India from 11th April to 28th April due to growing infection of the coronavirus? और ये न्यूजीलैंड, जहां पे एक बार ये जो है 0 भी पहुंच गया था, 0 आ गया था जहां पे एक बार इनका आंकड़ा कि यहाँ पे कोई भी संक्रमित नहीं है कोरोना से। तो न्यूजीलैंड ने भारत में बढ़ते हुए वेव को देखते हुए, जो कोरोना वेव फिर से सेकेंड वेव जो बढ़ रही है उसको देखते हुए 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है कि इंडिया से कोई भी आदमी न्यूजीलैंड में नहीं आएगा। ठीक है जी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाली सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त अर्डर्न ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापसी आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा ने कहा है कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। ये होती है सरकार की नीतियां। अगर एक देश में एकदम से कोरोना राइज हो रहा है ना दोबारा, तो इन्होंने कह दिया कि भैया दूसरे देश तो छोड़ो, हमारे देश के भी अगर नागरिक भारत में है तो वो भी वापसी नहीं करेंगे 28 अप्रैल से पहले। ये होते हैं तरीके। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति का क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? और ये है आपके संजीव कुमार। संजीव कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का। वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त GST के रूप में भी तैनाती दे चुके हैं और अब उन्हें AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्मया का शुभाकरण किसने किया है? शुभारंभ। Who launched the tribal health collaborative अन्मया? ठीक है, किसने लॉन्च किया कि मतलब इनमें से जो नाम दिए हुए इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको एक चीज ध्यान यहाँ पे ये रखनी है कि अन्मया जो है एक तरह का आपका ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन है, ये उसका नाम है अन्मया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो अन्मया। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 अप्रैल 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्मया का शुभारंभ किया। बहुहित धारक पहल अन्मया विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयास को समेटेगी और भारत के जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए संगठन की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका और ये एग्जाम में जरूर आएगा आपका, सुपरस्टार क्वेश्चन है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, वेयर इज द चिनाब ब्रिज लोकेटेड? सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हाइट भी बता चुका हूँ आपको। आपका आज का होमवर्क यही है कि कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे जरूर बताना कि हाइट कितनी है इसकी है जो,
ठीक है, मैंने बताया था आपको कि एफएल टावर से भी ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा या तिबारा पढ़ा रहा हूँ, या तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है, ये चिनाब नदी जो है उस पर बनाया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तरी रेलवे ने 5 अप्रैल 2021 को चिनाब ब्रिज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च को बंद करने का काम पूरा किया है। मतलब कि वो जो आर्च है, ये जो आर्च है, मतलब रेलवे ट्रैक तो ये होगा ना, लेकिन ये जो आर्च है इस तरीके से जो बनाया जा रहा है, इसका काम पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल बेड के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बैठता है, जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर। तो इसका आंसर यहां पे आ गया है। वैसे मैंने दिया था आपको 359 मीटर की ऊंचाई है इसकी, बट स्टिल फिर भी आंसर कर दिया होगा कुछ बच्चों ने जिन्हें पता होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के संस्थान ने कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी की प्रतिक्रिया का अध्ययन शुरू किया है? ये भी सुपरस्टार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, विच कंट्रीज इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड स्टडिंग द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की? जो ये कोविड-19 वैक्सीन चल रही है, इसका एलर्जी मतलब इसका कुछ मतलब साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है। तो किस देश ने जो है इसकी एलर्जिक रिएक्शंस पे अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है? और वो है आपका यूएसए। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने 7 अप्रैल 2021 को घोषणा की है कि उसने फाइजर बायोटेक जो एक वैक्सीन है और मॉडर्न कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी की प्रतिक्रिया के जोखिम को निर्धारित करने के लिए अध्ययन को बंद कर दे, मतलब शुरू किया है। यहां पे उल्टा आ गया क्या क्वेश्चन? क्या पूछा आपसे? बंद किया, शुरू है ना, तो यहां पे शुरू कर देना। ठीक है, यूएसए ने किया है, ये बंद नहीं है, शुरू है। ठीक है जी, यहां पे स्टार्ट आएगा। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड भाई बताओ किस तरीके के लगे आपको आज के जो 10 क्वेश्चंस थे। क्या आपको अच्छे पसंद आए? पसंद आए तो भाई हमेशा की तरह अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो। और एक और चीज़ करनी है, आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है सबने, लेकिन आप ना जो ये बेल आइकन है, ऐसा घंटा कुछ होता है ना, उसको भी दबा के रखो। मेरे को पता लगा कि अगर उसको नहीं दबाते तो नोटिफिकेशन नहीं आती है, ऊपर पॉपअप नहीं होगी, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा अगर आप उसे नहीं करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन, ये बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।